प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और आज जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो इन्वायरमेंट के तहत हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट के तहत जो हमारा आज होगा, जैसा कि हम लोगों ने 3 चैप्टर बढ़िया से स्टडी कर लिया है, ठीक। और आज उसी के आगे हम लोग चौथे चैप्टर पर हम आपने बढ़ेंगे। और जो हमारा चौथा चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो आपका क्लास 7 NCERT पर पूरी तरह से बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो आज चलिए कुछ ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम अपने चौथे टॉपिक पर शुरू करते हैं। और आप लोग अगर हमसे नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम सारे वीडियोस क्रम से अपलोड करते रहेंगे और कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। तो और ये चैनल भी बंद होने वाला नहीं है। तो आप लोगों से इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझ पे जो भरोसा बनाए हैं मैं उस पर खरा उतरूँ, ठीक। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है लेसन 4 का, यानी कि जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर आपका कौन सा है, 4। और जो चैप्टर 4 है उसका नाम है एयर। क्या है? एयर। एयर का मतलब क्या है? वायु। तो वायु जो हमारा चैप्टर है वो लेसन 4 है, NCERT जियोग्राफी क्लास 7 का, ठीक है ना। तो उसी के तहत आज हम जो चर्चा करेंगे, तो पहले पॉइंट जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से सारे पॉइंट को अच्छे से समझाता चलूंगा, बस आप लोग उसे अच्छी तरह से समझना, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका जो NCERT बुक है, उस NCERT बुक में जो डिस्कशन के रूप में दिया गया है प्यारे बच्चों, उसमें दिया गया है एक आपका क्या बनाया गया है, बोला गया है कि एक हमारी पृथ्वी है। क्या है? एक हमारी पृथ्वी है, और उस हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की ये हम चारों तरफ क्या बना रहे हैं, ये चारों तरफ प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, वायु है। क्या है? वायु है। और ये जो वायु है प्यारे बच्चों, ये कैसी वायु है बताइए, ये कैसी वायु है? एकदम घनी चादर जैसी है। क्या है? घनी चादर जैसी। घनी चादर का मतलब समझ रहे हो? घनी चादर का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट के रूप में, एक ब्लैंकेट के रूप में ये फैली हुई है, ठीक है ना। तो ह्यूज ब्लैंकेट के रूप में ये पूरी पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है। कौन? ये जो वायु है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं घनी चादर के रूप में ये क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो ये वायु है घनी चादर के रूप में क्या है, घिरी हुई है। क्या है प्यारे बच्चों? घिरी हुई है, ठीक है ना। और ये जो घिरी हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वायुमंडल बोलते हैं, यानी कि इसी को हम लोग एटमॉस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एटमॉस्फियर या वायुमंडल क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, ये देखिए, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये देखिए चारों तरफ घिरा हुआ है कि नहीं, तो ये चारों तरफ लिख देगा। तो आप लोग बोलोगे कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ जो चारों तरफ वायु है वो वायु कैसी है, घनी चादर के रूप में घिरी हुई है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो आपके NCERT में ये चीज अच्छे से लिखा हुआ है, इसको मैं फ्लो चार्ट के रूप में आपको बढ़िया से समझा दिया हूँ। घनी चादर को क्या बोलते हैं? ह्यूज ब्लैंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूज ब्लैंकेट, ठीक है ना। तो ह्यूज ब्लैंकेट बोलते हैं। वायु आपका क्या हो गया? एयर हो गया, ठीक है ना। चारों तरफ का मतलब सराउंडिंग। क्या लिखेंगे? सराउंडिंग। तो आप बोलेंगे इन आवर अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग बाई किससे, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो अब आगे चलते हैं, तो इस चीज को अब हम मिटा देते हैं। जो आपका ये लिखा था, आप लोग मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब इसको हम मिटाकर आगे चल रहे हैं। आगे क्या है, अब ये हमारी पृथ्वी की बात हमने खत्म कर दी है ना, अब इसी के आगे चलते हैं।
तो जो ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर हमने बोला था कि जितने भी जीव हैं, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर क्या होंगे, जितने भी जीव होंगे। जितने भी जीव का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि सभी जीव आएंगे इसमें, चाहे आपका आदमी आएंगे, चाहे आपके जानवर आएंगे, इसमें सभी जीवों की बात कर रहा है। पृथ्वी पर कौन से जीव, सभी जीव। जो सभी जीव हैं वो क्या करते हैं, किस पर निर्भर है, जो अभी हम नाम लिए, कि किसका नाम लिए, वायुमंडल का नाम लिए प्यारे बच्चों। तो ये सभी जीव किस पर निर्भर रहते हैं, वायुमंडल पर क्या है, निर्भर है। क्या है, निर्भर है। तो एक बात समझ में आई, तो यहाँ पे जितने भी जीव है सभी जीव को क्या बोलते हैं, आर लिविंग्स, यानी कि जितने भी जैविक जो जीवित हैं उन्हें लिविंग कहते हैं। तो आर लिविंग्स एनिमल या आर लिविंग ह्यूमन, ये जितने भी चीज आप बोल दीजिए, वो डिपेंड है किन पर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर, डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब अगर ये डिपेंड है एटमॉस्फेयर पे बच्चों, वायुमंडल पे डिपेंड है, तो ये वायुमंडल पे आखिर डिपेंड क्यों है, एक क्वेश्चन तो उठता है ना कि ये बताइए कि वायुमंडल पे ये डिपेंड क्यों है। क्योंकि ये हमको वायुमंडल से क्या देते हैं, ये हमको वायुमंडल से क्या देते हैं, वायु देते हैं। क्या देते हैं, वायु देते हैं। अगर ये हमको वायुमंडल से एयर या वायु देते हैं तो इसका हम प्रयोग किस में करेंगे, इसका प्रयोग हम सांस लेने में करेंगे। क्या करने में, सांस लेने में, सांस लेने में, ठीक है ना, सांस लेने में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या है प्यारे बच्चों, निर्भर हैं, किस पर निर्भर हैं, वायुमंडल पे। यहीं पे आपका क्वेश्चन उठेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एयर का यूज करते हैं, यानी कि वायु का यूज करते हैं किसमें, ब्रीदिंग में। अपने ब्रीदिंग में जो है वायु का यूज करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग वायुमंडल पे निर्भर हैं। हम लोग का मतलब जितने भी लिविंग्स आपके जीव हैं, सभी लिविंग्स जीव, ठीक है ना। अब यहीं पर एक बात और चर्चा कर लेते हैं, चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। देखिए जितनी भी चीजें हैं हम आपको बेहतर और अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं, और यही चीज आप अपने बुक में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा समझाने का तरीका है प्यारे बच्चों, वो एकदम फ्लो चार्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके दिमाग में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है ना। इसीलिए हम इस वे का प्रयोग कर रहे हैं ताकि एनसीईआरटी आपको बिल्कुल ईजी लगने लगे, ठीक है ना। अब आगे करते हैं। एक बात अब हमें पता चल गया कि हमने जब पृथ्वी की बात किया तो पृथ्वी के बारे में दो बात किया। क्या किया कि पृथ्वी हमारी, जो पहली बार क्या किया कि पृथ्वी एक तरह से वायुमंडल की पतली चादर के रूप में फैली हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात किया, जो ये वायुमंडल है ये हमें सभी जितने भी जीवित जानवर हैं या पशु हैं, जितने भी जीवित लोग हैं, उन जीवित लोगों इस पर निर्भर रहते हैं। दूसरी बात ये थे, और ये निर्भर क्यों रहते हैं, क्योंकि ये हमें वायु प्रदान करते हैं और वायु के जरिए हम लोग सांस लेते हैं। इतनी बात तो कर लिए। अब एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर, ये और क्या करता है, ये का मतलब कौन, ये जो वायुमंडल होता है, ये क्या वायुमंडल का और कोई काम है, इसका कोई और काम है बताइए। तो बिल्कुल इसका एक काम और है प्यारे बच्चों। वो काम देखिए कैसे देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको भी आप लोग फ्लो चार्ट के मेथड से समझिए। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, और यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर आपका सन है। क्या है, सन है, सूरज है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ से सन की जो रेज हैं, किरणें हैं, ये किरणें आ रही हैं कहाँ पर, पृथ्वी पर। और हमने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक आपका वायुमंडल का एक पतली चादर है, चारों तरफ से क्या है, फैली हुई है। तो जब ये आती है ना, तो पहले इसका सामना किससे होता है, इस वायुमंडल की पतली चादर पे इसका सामना होता है। और जब ये किरण आती है, ये रेज आती है, सूर्य की रेज, तो अपने साथ हानिकारक रेज लेकर, हानिकारक किरणें लेकर आती हैं। और वो हानिकारक किरणें यहीं पर सोख ली जाती है, यहीं पर क्या करती है, सोख लेती है। कौन सोख लेता है प्यारे बच्चों, ये जो आपका वायुमंडल है यही सोख लेती है। उसके बाद जो अच्छी किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं।
यानी कि हानिकारक किरणें कहाँ पर रह जाती है, यहाँ रह जाती है, और जो सही किरणें होती हैं, जो हानि कम पहुंचाती, जो डैमेज नहीं करती, वो पृथ्वी पर आती है। तो एक बात हम यहाँ पे और बता सकते हैं क्या, कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, उन हानिकारक किरणों से हमें कौन रक्षा करता है, ये जो हमारा वायुमंडल होता है, ये रक्षा करता है। क्लियर हो रहा है ना। देखिए, ये अगर नहीं होगा, अब ये बात करते हैं कि रक्षा करता है, अब यहीं पे मान कर लेते हैं कि ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो अब ये पृथ्वी है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट सीधे यहीं पर आएगी कि नहीं, और जब डायरेक्ट आएगी तो बताइए अपने साथ हानिकारक किरणें लाएगी कि नहीं, और हानिकारक किरणें लाएगी तो स्किन डैमेज भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है, जब ये अपने साथ ये डायरेक्ट आएगी तो दिन के समय में इतना ज्यादा गर्मी हो जाएगा, दिन के समय क्या होगा, और रात के समय क्या होगा, रात के समय क्या होगा। तो दोनों की कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं, दिन के समय और रात के समय। जो दिन के समय है प्यारे बच्चों, इतना अधिक गर्मी होगा कि सूर्य की किरणों से इतना अधिक गर्म हो जाएगा, तो बिल्कुल तप्त हो जाएगा। तप्त का मतलब जैसे एक ओवन होता है ना, तो उसमें टोस्ट या ब्रेड रख दो, उसका बाहरी परत एकदम जल जाता है, उसी तरह से सूर्य की गर्मी से अधिक तप्त होकर जो हमारे स्किन होते हैं वो जल जाते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या होगा, जो सूर्य की तप्त गर्मी से क्या हो जाएगा, जो स्किन होता है, स्किन का मतलब जो हमारा त्वचा होता है, वो क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है ना। अगर कब जलेगा, अगर ये वायुमंडल की पतली चादर नहीं होगी तो। और रात के समय क्या होगा, इतना ज्यादा बर्फ जम जाएगा। कैसे बर्फ जम जाएगा, क्योंकि ठंडी बहुत अधिक पड़ेगी, रात में इतनी अधिक ठंडी पड़ेगी कि वो ठंडी के वजह से ही बर्फ जम जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही, यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम, उसके बाद दिन के समय में क्या होगा, जो स्किन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। इसी को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं बेक्ड अलाइव। बेक्ड अलाइव का मतलब वही हमने जो बताया कि आपका जो ओवन होता है उसमें टोस्ट या ब्रेड डाल दो तो वो जो जल जाता है उसी को बेक्ड बोलते हैं। तो जलने को बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, बेक्ड अलाइव बोलते हैं। तो यानी कि वो जल जाता है। कब बेक्ड अलाइव हो जाएगा, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे, यानी कि दिन के समय। और दिन के समय किसकी वजह से, सूर्य की तप्त गर्मी की वजह से, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सन है ना, वो सन के जो हॉट सन की जो रेज है उसकी वजह से। और रात के समय में क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग नाइट, यानी कि रात के समय में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका फ्रोजन हो जाएगा। फ्रोजन का मतलब प्यारे बच्चों की एकदम फ्रीज की तरह जम जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लिख सकते हो, जो हानिकारक किरणें होती हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है, जो आपका ये होता है एटमॉस्फेयर। यदि एटमॉस्फेयर ना हो, विदाउट एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने जो समझाना चाह रहा था वो चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन को भी हम, जो आपके डिफिकल्ट मीनिंग है उसको भी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को, कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र हो या हिंदी मीडियम का छात्र हो, बोथ आर सेम, दोनों लोगों के अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर जो अगर देख रहे होंगे वीडियो तो अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग ट्रांसलेट करके अच्छे से अपने आप में उतार के लिख सकते हैं। तो ये चीज, ये गुण आपके अंदर स्वतः ही विद्यमान होता है। कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं, कठिन वर्ड होते हैं, तो उनके हम आपको इंग्लिश बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बातें अगर आप लोग समझ गए तो एक चीज और आता है समझ में,
एक चीज ये है कि अब हम लोग वायु राशि की बात कर लेते हैं। वायु राशि का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर उतरने वाली जो समस्त वायु होती है ना, उन्हीं को वायु राशि कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के आसपास वायुमंडल के जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को वायु राशि कहते हैं। तो हम बात करें, ये वायु राशियां अगर पृथ्वी पर होती है ना, पृथ्वी के पास पाई गई हैं, तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण क्या है, क्या ये रोल अदा करता है कि ये हमें एक जीने का एक माहौल पैदा करता है। अगर ये वायु राशियां ना हो तो बताइए, दिन के समय इतना अधिक गर्मी और रात के समय एकदम बर्फ जैसा जम जाएगा, तो ये बताइए हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो ये जो वायु राशियां होती हैं हमको एक ऐसा तापमान, एक ऐसा टेम्परेचर प्रदान करती है जिसमें हम लोग रह सकते हैं। तो लिख सकते हैं पृथ्वी पर तापमान का निर्धारण करती हैं। पृथ्वी पर क्या करती हैं? तापमान का निर्धारण करती हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं या जीवित रहते हैं। अगर ये वायु राशियां ना हो प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो वायु राशियों को क्या बोलते हैं? एयर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एयर मास बोलते हैं। जो ये एयर मास है, ये क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर का, यानी कि टेम्परेचर के निर्धारण में ये मदद करती है। ठीक है ना? यानी कि आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करती हैं। तो बोल सकते हो एयर मास ऑन द अर्थ मेंटेन द टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल ह्यूमन या ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी आपके चीजें होती हैं जीवित वाली, वो सभी सरवाइव करने के कंडीशन में आ जाती हैं। तो इतनी बातें हमने आपको बताया, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी आशा करते हैं। 3-4 चीजों के लिए ये बात बताया। पहला क्या बात बताया प्यारे बच्चों? पहली बात बताया कि पृथ्वी के बाहर जो पतली चादर नुमा होती है वो वायु होती है, और उसी पूरे प्रोसेस को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा चीज हमने क्या बताया? दूसरा चीज हमने ये बताया कि जो ये वायुमंडल है इस पर हम लोग निर्भर हैं। हम लोग कौन? जो सभी जीवित जानवर हैं या जीवित लोग हैं, वो इसी पर निर्भर करते हैं। क्यों निर्भर करते हैं हमने बताया? क्योंकि ये हमें वायु देते हैं। वायु से क्या करते हैं? हम लोग सांस लेते हैं। अच्छा, और कुछ कर सकती है? हाँ, ये जो होती हैं सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमको बचाती हैं। अच्छा, अगर ये ना हो तो कौन ना हो? ये वायुमंडल की पतली चादर अगर ना हो तो, अगर नहीं होगी तो दिन के समय इतना अधिक तप्त गर्मी होगा जिससे हमारा स्किन डैमेज हो सकता है या जल सकता है। रात के समय इतना ठंडी पड़ेगी कि बर्फ के समान वो जम जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये जो वायु है, ये जो वायु राशियां हैं, ये जो एयर मास हैं, ये जो है तापमान का निर्धारण करती हैं, यानी कि तापमान को एकदम मेंटेन बनाकर रखती हैं और एक ऐसा तापमान बनाकर देती हैं जिसमें ह्यूमन लोग एकदम से सरवाइव कर सके, या जो जितने जीवित जंतु हैं या जितने जीवित लोग हैं वो सरवाइव कर सकें। इतनी चीजें आपको हमने अच्छे से बताया। अब इसी के आगे का जो फर्दर आगे हम चलते हैं, क्योंकि इसी को पहले पूरे चैप्टर को हम ये लगभग 2 पेज का हम आज सोचे हैं कि खत्म कर देंगे। तो जो दूसरा है वायुमंडल के संघटक, यानी कि आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो आपका दूसरा इसमें हेडिंग है उस पर चर्चा करते हैं। आशा करते हैं जो आपका पहला हेडिंग है वो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा आपका है वायुमंडल के संगठक, यानी कि आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो आप लोग ये बताएं कि जो वायु होता है उस वायु का उपयोग हम किस में करते हैं? मान लीजिए, चलिए समझिए आप लोग, ये वायु है, इस वायु का उपयोग हम लोग किस में करेंगे? तो इस वायु का उपयोग जब हम सांस लेते हैं, ये आपका नोज है, ये आपका क्या है? नोज है। इस नोज से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो वायु है, वायु का प्रयोग हम क्या करते हैं? सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक है ना?
सांस लेने के लिए करते हैं। और ये बताइए, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ प्योर वायु ही जाती है हमारे नाक में? तो प्योर वायु नहीं जाती है, वायु के साथ बहुत सारी क्या होती हैं, एक नहीं बहुत सारी गैसेज होती हैं, बहुत सारी गैसेज होती हैं। और उन गैसेज का मिश्रण होता है किसके साथ में, इस वायु के साथ में, जो वो हमारे नाक में जाती है। और नाक के जरिए आगे जाते हुए वो हमारे कहाँ पे जाती है, वो हमारे फेफड़ों में जाती है। और फेफड़ों के जरिए हमारा ऑक्सीजन फिर CO2 बन के बाहर रिलीज होता है, ठीक है ना, वो आगे की प्रोसेस है। तो ये हमारा कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है, यानी कि हमारे किस में जाती है, फेफड़ों में जाती है। कि इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि वायु का प्रयोग जो होता है सांस लेने के लिए करते हैं, और उस वायु में बहुत सारी गैसों के मिश्रण होते हैं, और वो गैसों का मिश्रण, इसका मतलब वायु के साथ में गैसों का जो मिश्रण जाता है उसमें अनेक गैसें होती हैं। और अगर बोले अनेक गैसें होती हैं, अनेक गैसों का मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये अनेक है, ये क्या है, अनेक गैसें हैं। अगर उसमें बोले कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैसें कौन होता है, तो 2 महत्वपूर्ण गैसेज होता है, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो हम लिख सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण गैस होती हैं, 2 important gases in their composition of gases। मेन मेजर कितने हैं, मेजर गैसेज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। एंड अदर गैसेज आर माइनर गैसेज, which is कौन कौन से हैं, उसके भी नाम जान लीजिए। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो इतने सारे गैसेज हैं ये आपके माइनर गैसेज हैं। किस कैसे गैसेज हैं, ये आपके माइनर गैसेज हैं। और ये जो आपके 2 महत्वपूर्ण हैं ये आपके मेजर गैसेज हैं। मेजर गैसेज का मतलब जो मुख्य गैस होती है वो, और माइनर गैसेज का मतलब जो है तो ये भी योगदान में है लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये हमने बता दिया कि गैसों के रूप में हमने लेकर बता दिया। तो आपके जो बुक है प्यारे बच्चों, आपके बुक में एक पाई चार्ट दिया हुआ है या एक चित्र दिखाया गया है, उस चित्र के जरिए आपको बताने की कोशिश की गई है कौन कौन से गैसेज कैसे कैसे परसेंटेज के रूप में है। तो जब भी पाई चार्ट बनाई जाती है ना तो वो सर्किल में बनाई जाती है, उसमें आपका दर्शाया गया है कि ये जो है कंटेंट जो है ये ऑक्सीजन का है, ठीक है ना। और इतना जो पूरा कंटेंट है, इतना जो पूरा कंटेंट है, ये वाला कंटेंट जो है, इस कंटेंट को 78% मान लेते हैं। और ये क्या है, आपका नाइट्रोजन गैस है। ये जो ऑक्सीजन है ना O2 है, ये कितना है 21% दिया है। तो अगर इसको हम जोड़ लें 78% और 21%, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8 1 9 और 7 2 9, 99% गैसें में 2 गैसें हैं, एक नाइट्रोजन गैस एक ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन कितना है 78% है और ऑक्सीजन कितना है 21% है। इसका मतलब बाकी जो 1% बचेगा तभी तो 100% बनेगा। और इस 1% में आपके कौन कौन से गैसें जाएंगी, इसमें आपका आएगा हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, इतनी सारी गैसें जाएंगी, ठीक है ना। तो आपका इसमें जो तीसरे नंबर पे सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो क्या है, आर्गन है। ये तीसरे नंबर की सबसे अधिक, कितना है 0.97 के करीब में ये गैस होती है, ठीक है ना। 0.93 के करीब में है, 7 नहीं। और उसमें उसके बाद जो चौथा गैस होता है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 0.03% के रूप में ये होती है। उसके बाद आपका होता है हीलियम, और फिर आपका अन्य गैसों के साथ मिश्रण है जो मिलाकर कितने परसेंट बना देता है, 0.07% होता है। तो अगर इसको पूरा जोड़ेंगे तो 1% निकल कर आ जाएगा, तो ये 1% ही है। तो ये आपका प्यारे बच्चों पाई चार्ट में आपके NCERT के बुक में दर्शाया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा बनाया गया है, यहाँ पर एक छोटा सा और बनाया गया है, यहाँ पे अदर गैसेज या अन्य लिखा गया है, और यहाँ पर आपका CO2 लिखा गया है। तो इस तरह से आपके जो गैसेज या पाई चार्ट का उसमें है, आप लोग बेहतरीन तरह से वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए, ये चित्र का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं हमारे मेन, जो हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, उसी कंपोजिशन में हमने अब किसको बताया है, दो इम्पोर्टेंट गैस हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस की बात की गई। किसकी बात की गई है, नाइट्रोजन गैस की। तो जब नाइट्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, जो नाइट्रोजन गैस होती है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कहाँ पर, वायुमंडल में, वायुमंडल में, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेज इन द एनवायरमेंट, इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन गैस। बहुत सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट गैस होती है। अब अगर नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस को जब हम सांस लेते हैं तो हम बोलेंगे ब्रीदिंग के समय, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय हमारा ऑक्सीजन के साथ साथ क्या जाता है, नाक में नाइट्रोजन भी जाता है, और जिसके कारण से यह कहाँ पर जाकर पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है, और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन क्रिया को आगे कंटिन्यू करता है। इसी प्रकार से जो सांस की अगर हमने बात बताया, तो सांस के बाद पेड़ पौधे भी लेते हैं, पेड़ पौधे भी लेते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ अगर ये डायरेक्ट पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेंगे तब ये भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। इनको भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते। जैसे हम लोग वातावरण में है तो ऑक्सीजन जा रहा है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी जा रहा है, तो ले रहे हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो क्या करते हैं, तो ये नाइट्रोजन लेने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करेंगे, दो प्रकार के कार्य करेंगे। एक तो जो इसकी मिट्टी होती है, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया और जो पौधे होते हैं, जो पौधों की जड़ें होती हैं, रूट जो होती हैं, जो रूट होती हैं, रूट, तो ये रूट्स और जो ये बैक्टीरिया होती हैं, ये जो है इन्वायरमेंट से क्या ले लेती हैं, ये इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन गैस को ले लेती हैं, और ऊपर से ऑक्सीजन को जो मिलता है वो ले लेती हैं। तो यहाँ से इनका प्रोसेस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये अपना क्या बनाते हैं, ये अपना भी कार्य बनाते हैं, यानी कि फूड बनाने का कार्य करते हैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो ये बात आगे इतनी समझ में आ गई ना, तो इसके आगे क्या होगा, जब ये भी ले लेते हैं तो हम यही बताएंगे कि आप दूसरा जो इम्पोर्टेंट गैस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट गैस कौन सा है हमारा, ऑक्सीजन गैस है। देखिए ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के गैस के बारे में क्या बोलेंगे कि यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गैस है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गैस है, यानी कि सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो बताइए, ऑक्सीजन लेता कौन है, ह्यूमन लेता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन देता कौन है, पेड़ पौधे ही तो देते हैं। तो हम बताएंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन देंगे कैसे, कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और इसी के दौरान जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो ये बात इतना बता देंगे। तो बोलेंगे जो ऑक्सीजन की बात होगा वो मनुष्य होगा चाहे जानवर होगा, वो सभी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं। और रिलीज कौन करता है ऑक्सीजन को, पेड़ पौधे करते हैं। तो जो ये बैलेंस होता है ना, पेड़ पौधों के द्वारा रिलीज करने का और आदमियों को द्वारा लेने का, तो ये बैलेंस एकदम मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो आदमियों द्वारा सांस लिया जाता है और जो पेड़ पौधों द्वारा सांस निकाला जाता है, बाहर जो ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, उनका अगर संतुलन देखें ना, बैलेंस देखें, तो एकदम मेंटेन रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये डिस्टर्ब कब होता है, जब एक्सेस अमाउंट में फैक्ट्रियों से, कारखानों से, या कार की जो धुएं होती हैं, यहाँ से जब आपके क्या निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, एक्सेस अमाउंट में गैस, अदर गैसेज निकलते हैं, तो यहाँ से जो संतुलन होता है गड़बड़ हो जाता है।
या फिर संतुलन गड़बड़ होने का काम है कि पेड़ पौधों को काट दिया जाए, तब ये संतुलन आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, गड़बड़ हो जाता है। और जिसकी वजह से फिर आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर मौसम या जलवायु संबंधी घटनाओं में बदलाव आ जाता है। तो यानी कि जो ये आपका चेंजेज हो रहे हैं फैक्ट्रियों कारखानों या पेड़ों को कटाई के जरिए, तो इससे हमारा जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, वो बैलेंस एकदम से बिगड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो तीसरे अब महत्वपूर्ण गैसों की चर्चा करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड की। जो महत्वपूर्ण तीसरी गैस है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर हम करें तो प्यारे बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कौन किसका भोजन है, तो ये पेड़ पौधों का भोजन है। यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी कि मनुष्य या जानवरों द्वारा जो छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ पौधों को द्वारा इनहेल या उसे लिया जाता है, ठीक है ना, इनहेल करते हैं। और जो पेड़ पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। तो ये जो आपका पूरी तरह से बैलेंस है, ये पूरी तरह से बैलेंस बना रहता है। और हमने आगे बताया कि बैलेंस कब बिगड़ता है, जब इन पेड़ पौधों की कटाई कर दिया जाता है या फिर एक्सेस अमाउंट में कोयला या फिर जो तेल होते हैं उन तेलों को जलाया जाता है ईंधन के रूप में, तब यह बैलेंस पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ये अदर प्रकार के गैस को एनवायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे प्रति वर्ष प्यारे बच्चों मिलियन टन्स आपके जो प्रदूषण होते हैं वो वातावरण में पैदा हो जाते हैं। और इन्हीं प्रदूषण के जरिए आपका क्या होता है, मौसम और जलवायु प्रभावित हो जाती है। तो ये तीन गैसों के बारे में हमने इम्पोर्टेंट बताया। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक है। सांस लेने के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और जब नाइट्रोजन गैस की बात बताएंगे तो पेड़ पौधों को भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं, जड़ों से और मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे नाइट्रोजन वायुमंडल से खींच लेते हैं और फिर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलकर अपना कार्य करते हैं सांस लेने में, ठीक है ना। उसी तरह से जब हम ऑक्सीजन गैस के बोलेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण गैस है, पेड़ पौधे या ऑक्सीजन हमारे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, हम लोग उसको लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए से ये काम होता है। जब हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाने के लिए इनहेल करते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब ये पूरा बैलेंस देखें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मनुष्य का और पेड़ पौधों के बीच में ये संतुलन एकदम बैलेंस है। ये कब गड़बड़ होता है, जब पेड़ पौधों को काट दिया जाए या फिर फैक्ट्रियों कारखानों में जो कोयला होता है एक्सेस अमाउंट में ऑयल को जब जलाया जाता है प्यारे बच्चों, तब ये सारे कार्य घटित होते हैं, जिससे मौसम में बदलाव आता है और वेदर कंडीशन एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। जो पहले सेटअप था वो गड़बड़ हो जाता है। तो इतनी बातें हमने आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से समझा दिया कि जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि वायुमंडल के जो संगठक हैं, उसमें से हमने नाइट्रोजन की चर्चा कर लिया, ऑक्सीजन की चर्चा कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड की कर लिया। अगर प्यारे बच्चों हम लोग प्योर वायु लें ना, तो हमारा फेफड़े की जो श्वास नली है वो एकदम से चिटक जाएंगी, दरार पड़ के एकदम फट जाएंगी। जो नलियां हैं, श्वास नलियां, वो फट जाएंगी। क्यों? क्योंकि एकदम प्योर एयर हम लोग इनहेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। वो नाइट्रोजन ही जब होगा तभी हम लोग अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे। इसीलिए आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल में जब लगाए रहते हैं ऑक्सीजन, तो वो प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें नाइट्रोजन का भी मिक्सचर रहता है, ठीक है ना। लेकिन इस इन्वायरमेंट में हम नाइट्रोजन के साथ साथ अदर गैसेज भी ले रहे हैं, वो गैसेज हमको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। जैसे कहीं पे पॉलीथीन या स्मोकर है कोई, तो उसके पास बैठे हैं तो वो स्मोक का भी धुआं जा रहा है, तो हमारे फेफड़े और लंग्स को प्रभावित करता है। तो वो तो हो गई अदर बातें। तो आइए कुछ हम लोग डू यू नो, आप क्या आप जानते हैं, आपके NCERT में दिया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में चर्चा में आपके ग्लोबल वार्मिंग और आपका जो है ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताया गया है। ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में क्या बताया गया, पहले उसी को चर्चा कर लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों, ये वायुमंडल में क्या है, पूरी तरह से फैला रहता है, ठीक है ना। चलिए समझ लीजिए, मान लीजिए आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर ये आपका क्या है, पूरी तरह से वायुमंडल है। इस वायुमंडल में कौन फैला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से वायुमंडल में फैला हुआ है।
तो जो सूर्य की किरणें आती है ना, ये सूर्य है, जो सूर्य की किरणें आती है पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो ये किरणें वापस जाती हैं। तो जब वापस जाती है ना तो इनको रोकता कौन है? इनको यही जो आपका CO2 है ना, ये CO2 रोक लेता है, ये ऊपर नहीं जाने देता है। और जब ये इस पर रोक कर लेता है तो ये पूरा इन्वायरमेंट क्या कर देता है, यहाँ पर गर्म कर देता है, गर्म कर देता है। यानी कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को एक तरह से बेहतर टेम्परेचर बनाता है, एक बेहतर टेम्परेचर, रहने लायक टेम्परेचर बनाता है कि ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडी। इसी जो प्रक्रिया है या इसी जो प्रोसेस है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यानी